नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। और कल जो मार्केट को बोनंजा मिला आरबीआई से, वो किसी ने सोचा नहीं था। 50 बेसिस पॉइंट कट एक्सपेक्टेशन था कि 25 बेसिस पॉइंट कट आएगा, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट कट आया। तो एक तरह से ना एक स्ट्रॉन्ग आरबीआई ने अपना पोजीशन रखा है कि हम लोग प्रो ग्रोथ है और ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो एक तो 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट है और 1% सीआर कट है। सीआर कट की वजह से 1 लाख कह सकते हैं, नहीं 2.5 लाख रुपए का लिक्विडिटी वापस मार्केट में आ गया। तो ये बड़ा बड़ा पॉजिटिव है। तो आज आप लोग बात करते हैं कि क्या करना है इसके बाद, और क्या लग रहा है स्टॉक मार्केट, और किस सेक्टर और स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो। आगे जाने से पहले, कल गाइस देखो, ये वीडियो तो नॉर्मली छोटा होता है 15-20 मिनट का, लेकिन कल मैं एक 2 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन ले रहा हूँ 11 बजे। तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जहाँ हम लोग बात करेंगे यहाँ से आपको मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। और कल मैंने ना यस्टरडे एक ईटी नाउ स्वदेश में लाइव मैंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। पूरा एक शो था जहाँ मैंने और मेरी सहयोगी ने ऑलमोस्ट 10 रिकमेंडेशन दिए। वो भी लिंक देंगे, वो जरूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कई स्टॉक्स में आप अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं। आगे जाने से पहले गाइस, जैसे मैंने बोला कि यहाँ जो भी रिकमेंडेशन और जो भी होता है वो जस्ट आपके एजुकेशन के लिए है। प्लीज खुद का रिसर्च करके आप इन्वेस्ट करना। ओके, यहाँ मैं सिर्फ सजेशन देता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल से, इसलिए ये पहले से बोलना जरूरी है। चलिए वापिस आते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट देखिए आप, अगर आप ये देखो लास्ट अप्रैल मंथ से हम लोग बात करें, तो अप्रैल मंथ से कुछ कह सकते हैं ना, लिक्विडिटी क्राइसिस थी मार्केट में। और उस लिक्विडिटी क्राइसिस के वजह से ना काफी हद तक गवर्नमेंट और चाहती थी कि आरबीआई थोड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करे। इन आरबीआई को भी लगा कि उन्होंने काफी सकआउट कर दिया था, और अप्रैल मई से उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना चालू किया। अगस्त सितंबर एंड तक और नवंबर एंड तक उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की थी। और अभी जो इन्होंने सीआर कर दिया और 2.5 लाख, तो 2.5 लाख करोड़ की किए। तो अगर आप देखो तो एक तरह से ना कि आरबीआई चाहता है कि ग्रोथ को बढ़ावा मिले। और आरबीआई ने तो बोल दिया कि भाई, शुक्ला जी ने तो बोल दिया कि भाई हमारे एंड से जो होता था वो हो गया है। उन्होंने ने अपनी पॉलिसी स्टैंड भी न्यूट्रल कर दी है, और आगे जाके शायद ना बढ़े। और जो सीआर कट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कट करेंगे, 25 बेसिस पॉइंट की तरह नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स में कट करेंगे। और कह सकते हैं कि जब वर्ल्ड मार्केट में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आई थिंक हम हमारी आरबीआई बहुत ही प्रोएक्टिव रही है। और एक तरह से ना आगे आके उन्होंने किया है। किसी ने सोचा नहीं था, ना कोई बोल रहा था करेक्ट, तो भी उन्होंने किया है। यानी वो चाहते हैं कि ग्रोथ है, तो उसके लिए भी काफी सेक्टर जो, सॉरी, काफी सारे जो फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं, जिसके वजह से वो ये निर्णय पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल में अराउंड 3.1 के आसपास है, 3.2 के आसपास। प्लस जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहता है, 2 लाख करोड़ के ज्यादा होता है। फिस्कल डेफिसिट काफी हद तक कंट्रोल में, कहा जा रहा है कि इस बार 4.4 का हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे है। क्रूड ऑयल 64-65। अब क्रूड ऑयल जब इतना नीचे होता है ना, तो डायरेक्टली आपको फायदा हो जाता है। क्योंकि उसके वजह से क्या होता है ना कि आप देखो, आप 90% तो इंपोर्ट करते हो ग्लोबली, और क्रूड ऑयल अगर इतना नीचे रहता है तो उससे डायरेक्टली अपने को फिस्कल डेफिसिट में फायदा होता है। और अब उन्होंने देखिए, आप पेट्रोल पंप के तो भाव नहीं घटे, वही 90-100 रुपए के आसपास ही घूम रहे हैं। तो वो जो मार्जिन जो बीच में बचता है ना, वो गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। प्लस जो आरबीआई ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, 2.3 लाख करोड़ का कह सकते हैं ना कि इन लोगों ने पूरा बोनंजा दिया है गवर्नमेंट को, तो वो भी एक डिविडेंड दिया बड़ा। तो उसके वजह से भी गवर्नमेंट को फायदा है। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन जैसे मैंने अच्छा है, मॉनसून अच्छा है। इस बार मॉनसून भी काफी हद तक कह रहे 107% मेट डिपार्टमेंट ने बोला कि रहेगा। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे आ गए एक साथ कि आरबीआई एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और हाँ, बड़ी बात जो कहना भूल गया, डॉलर डी वैल्यू हो रहा है। डॉलर इंडेक्स देखो 89 के आसपास खड़ा है। अब जो 110 के 89, सॉरी 99, और जो 110 के आसपास था, यानी अगर आप यूएससी डॉलर अगर आप देखो तो 88-89 पहुंच गया था। अभी वो 84-85। तो वो भी डॉलर धीरे धीरे डिवैल्यू होता है। तो अगर क्या होता है कि पहले क्या होता है, शशिकांत दास जी जो पहले हमारे आरबीआई गवर्नर थे, वो रुपी को बचाने के लिए काफी लिक्विडिटी, यानी कैसे बॉन्ड बाइंग करते थे। ओके, अभी वो करना नहीं पड़ेगा।
अभी वो करना नहीं पड़ेगा, तो वहां भी गवर्नमेंट को और आरबीआई को फायदा हो गया है, खास करके आरबीआई को। तो ये सब फैक्टर्स एक साथ इतने आ गए ना कि आरबीआई अभी कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, और उन्होंने खेल के बताया, कहते हैं ना मौके पे छक्का मार दिया है। सभी आप देखो, टीवी पे देखो, कल हर जगह देखो, सब लोग यही बोल रहे थे कि एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे बहुत ही ज्यादा आरबीआई ने डिलीवर किया है। तो अब ये फिजिकल स्टिमुलस तो हो गया, इसे फिजिकल स्टिमुलस कहते हैं। तो अभी सॉरी, ये मॉनिटरी स्टिमुलस कहते हैं। अभी फिजिकल स्टिमुलस बाकी है। फिजिकल स्टिमुलस कहाँ से आ सकता है? गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं? या तो वो जीएसटी रेट कट करे, इनकम टैक्स में थोड़ी रेट कट करे, तो वहां से क्या होता है, लोगों के पास पैसा आता है, तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है। एक तरह से ऑफ कोर्स बजट में जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ था, तो जो और 12 लाख करोड़ का उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन, तो वो तो फायदा है, लेकिन आगे जाके भी आई थिंक जीएसटी रेशनलाइजेशन का बड़ा काम हो सकता है, जीएसटी रेट कट हो सकता है। तो उसके वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अभी कहते हैं ना, आरबीआई ने बोल दिया भाई मैंने तो मेरा काम कर दिया, अभी आपको काम करना है। तो अभी गवर्नमेंट देखती है क्या करती है यहाँ से, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी थोड़ी प्रोएक्टिव है, होपफुली कुछ ना कुछ करेगी। और अभी अपनी सिचुएशन अच्छी है। करेक्ट, वर्ल्ड लेवल पे जब आप देखो, यूएस अभी भी स्ट्रगल करे, आप बोलोगे मार्केट तो ऊपर आ गया यूएस का, लेकिन देखो ये इलॉन मस्क और ट्रम्प का क्या चल रहा है, टैरिफ और अभी भी चल रहे हैं। अभी भी ट्रम्प कह सकते हैं ना कि टैरिफ क्लोज नहीं कर पा रहे चाइना से, इंडिया से, काफी सारी यू कंट्री के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। 8-9 जून को हमें पता चलेगा क्या होगा। चाइना रियली में बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी होता है इंटरेस्ट रेट कट करते जा रहा है, वहां भी प्रॉब्लम है। जापान में भी देखो क्या प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जापान का इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गया है, बॉन्ड यील्ड 3.3 पहुंच गया, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का। तो वहां भी कह सकते हैं कि वहां भी मेजर डेट क्राइसिस अगर आप देखें तो जापान का 260% है, चाइना का ऑलमोस्ट 110 समथिंग है, यूएस का 125% है, हम लोग 80% है टोटल जीडीपी का। तो हम लोग वहां भी एक तरह से ना काफी अच्छी पोजीशन में है। तो अगर ये सब मैक्रो देखो ना, वी आर इन अ मच मच बेटर पोजीशन। तो अभी करना क्या है? मार्केट तो कल भाग गया, 25,000 के ऊपर क्लोज भी आया। तो क्या हम लोग लाइफ टाइम टच करेंगे? वो बड़ी बात है। देखो लाइफ टाइम टच करें, एक तो पहले तो इसके वजह से एक अच्छी खासी लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, एफआईआई की बाइंग भी आ सकती है। तो अभी तो तेजी रहेगी, यहाँ से 25,500 आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी धीरे धीरे जो जो रेट सेंसिटिव सेक्टर यानी कौन से हुए? बैंक्स, एनबीएफसी, ऑटो, रियलिटी, ओके, ये सब रेट सेंसिटिव हुए। तो यहाँ जैसे थोड़ा इवन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी, तो यहाँ जैसे चेंज होता है ना, तो वहाँ डायरेक्टली बाइंग आ जाती है। तो वो अभी हमें देखना है कि किस तरह की बाइंग अभी आएगी इन सब में। और अगर बात करें तो चलो पहले बैंक्स और एनबीएफसी की बात करें। जैसे मैंने बोला ना, कल मैंने स्टॉक रिकमेंडेशंस दिए थे 18 से, तो मैं वो लिंक दे दूंगा, वो जरूर देखिए, तो उससे भी आपको काफी हद तक पता चलेगा। तो बात करते हैं वापिस बैंक्स और एनबीएफसी। तो यहाँ क्या है कि बैंक्स और एनबीएफसी ऑलरेडी चले हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ से क्या चल सकते हैं? थोड़ा चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना है। इसमें एनबीएफसी को ज्यादा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि जो एनबीएफसी जो होती है ना, उनका बेसिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे चला जाता है। कैसे जाता है? जैसे बैंक्स है ना, बैंक्स का कैसे डिपॉजिट, बैंक्स के पास पैसे कैसे आते हैं? जब कोई आके डिपॉजिट करता है बैंक्स में, जैसे आप जाके 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, तो वो 2 लाख की डिपॉजिट आ गई, तो वो एक लिक्विडिटी आ गई, बैंक फिर उसको वो आगे जाके लेंडिंग करता है। आपको 5-6% देता है, तो सामने वो 12% पे लेंडिंग करता है या 11% पे लेंडिंग करता है। जबकि एनबीएफसी के पास डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो एनबीएफसी कैसे कमाएंगे? एनबीएफसी फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोइंग की किससे करेंगे? बैंक से ही करेंगे। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब बैंक से करेंगे। फिर वो जो फंड होगा वो आगे जाके लोन में देंगे। अब वो लोन में ना शायद वो मोस्टली फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। ठीक है, अभी फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट कट होता है ना, तो बैंक्स तो अपनी रेट बोरोइंग, लेंडिंग रेट कम कर देगी। ओके, तो लेंडिंग रेट कम हुई तो एनबीएफसी के लिए तो सस्ता माल मिलेगा, वो रॉ मटेरियल है ना जो पैसे आ रहे हैं। और वहां क्या करता है बैंक से ना, फ्लोटिंग रेट रखता है। तो जैसे आरबीआई ने रेट कट किया, तो उनका भी रेट कट होगा एंड ऑल दैट, ओके, उन वो भी लैंडिंग रेट का कट करेंगे। जबकि ये साइड अगर आप देखोगे ना,
तो ये फिक्स रेट रखते हैं, तो समझ लो उन्होंने फिक्स रेट 11% रख दिया और लैंडिंग रेट और नीचे गिर गया, ओके, 5% हो गया, तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाता है ना, तो ये फायदा होता है एनबीएफसी को। एनबीएफसी ज्यादा अच्छी पोजीशन में होती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो एनबीएफसी पे ज्यादा फोकस करो, दैट विल बी मच मच बेटर। सिमिलरली रियल एस्टेट को भी फायदा होगा, कैसे होगा, अगर आप देखें तो एनबीएफसी में देखो, मैं कुछ नाम दे देता हूँ आपको, जैसे बजाज फाइनेंस है, ओके, एप्टस है, और एलआईसी, ये सब कुछ आप देख सकते हो। इवन बैंक्स में भी काफ़ी काफ़ी सारे, फेडरल है, देन अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई एट लोअर लेवल, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप थोड़ा अपना रिसर्च करके ज़रूर इन्वेस्ट करना, ये कोई रिकमेंडेशन है। आप हमारा वीडियो भी देखिए, वहां मैंने डिटेल में बताया कि कौन से स्टॉक्स आप ले सकते हो, वो 18 आवर स्वदेश का कल जो वीडियो में लिंक दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप रियल एस्टेट की बात करो, तो रियल एस्टेट में क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी जैसे बोरोइंग रेट घटता है, तो लोग आके बाई करते हैं, ओके, लैंड, और उनको भी सेविंग ज़्यादा बढ़ती है, तो वो एट द एंड हाउस की डिमांड बढ़ती है, तो इसमें भी आप थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में ध्यान दो। वहाँ मुझे ज़्यादा सेल्स दिख रहा है, वहाँ मुझे ज़्यादा स्कोप दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़े प्रीमियम सेगमेंट यानी कैसे, ओबोरॉय हो गया, डीएलएफ, मैक्राटक एंड लोडा बेसिकली, इन सब पे थोड़ा, अभी और भी काफी सारे हैं जो आप देख सकते हो, तो उन सब में आप थोड़ा फोकस करो, क्योंकि वहां है ना, जैसे आप प्रीमियम में बेचते हो ना, तो आपका मार्जिन भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रीमियम में आप थोड़े ज़्यादा चार्ज करते हो ना, तो वहाँ आपको फर्क, तो प्रीमियम सेगमेंट में आप रियल एस्टेट थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। और एक सेक्टर जो ऑटो सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर को भी फायदा होगा, टू व्हीलर, एसयूवी इन ऑल दैट। क्यों? क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो इंटरनल कह सकते हैं सेविंग बढ़ती है, और प्लस लोन सस्ते में मिलती है, तो रूरल एरिया में डिमांड बढ़ती है, तो टू व्हीलर की डिमांड बढ़ सकती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इवन आप कह सकते हो कि फोर व्हीलर में भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, बजटेड जो भी कार्स एंड ऑल दैट, तो वहां भी एक तरह से अच्छा फायदा आ सकता है। और प्लस इसमें क्या हुआ है कि बारिश अच्छी हो रही है, 107%, तो आपका वो कह सकते हैं ना कि ट्रैक्टर्स की डिमांड एंड ऑल दैट, वो भी बढ़ सकती है, तो ट्रैक्टर्स, एसयूवी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, इन सब की डिमांड अच्छी खासी बढ़ सकती है यहाँ से, और होपफुली बारिश ऐसी रहे, तो वहां भी एक बड़ा अच्छा खासा फायदा आप देख सकते हो। तो ये बात हो गई रियल एस्टेट, सॉरी, ऑटोमोबाइल्स की, रियल एस्टेट की मैंने बात की, और एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करते हैं। एक होता है कंज्यूमर स्टेपल्स, यानी HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया एंड ऑल दैट, ओके, जो नॉर्मल FMCG कंपनीज होती है। देखो वहाँ जंप आएगा, लेकिन आप शैम्पू कितनी बार खरीदोगे? एक बार खरीदोगे ना, लेकिन आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें, तो होटल्स आ गई, रेस्टोरेंट्स आ गई, टूरिज्म आ गया, जो रोज की चीजें नहीं होती ना, उसके सिवाय आप जो खर्चा करते हो ना, उसे डिस्क्रिशनरी कहते हैं। लिकर कंपनीज ना, ऑल दैट, तो फूड, यानी ये इवन आप फूड डिलीवरी बिजनेस है, तो इन सब में क्या होता है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट, क्योंकि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जैसे ही बढ़ती है ना, आप क्या करते हो, कहीं और जाके खर्चा करते हो, तो वहां भी एक अच्छा खासा आप नो ट्रेंड देख पाओगे कि नो बढ़ेगा। तो वो भी आप देखिए, मैंने कल कुछ स्टॉक के नाम दिए, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली आप देखो तो बैंक्स, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन, ये कुछ सेक्टर है जहां आप फोकस कर सकते हो। बिलीव मी, ये एक अच्छा खासा गोल्डन पीरियड इंडिया के लिए आ रहा है, होपफुली यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें हो भी सकती है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, एट ए लोअर लेवल ऑल्सो, अगर नीचे आता है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। चलिए यहाँ तक रखते हैं, होप ये वीडियो अच्छा लगेगा, सो डू लाइक इट एंड शेयर इट, जैसे मैंने बोला, कल हम लोग और डिटेल में 2 घंटे बात करेंगे, मैं लिंक दे देता हूँ, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा हमारा सेशन, ओके। चले तो, सी यू देन, बाय बाय।